सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। ए सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर डी इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद स्क्वायर प्लेट ऑफ एच डी। एक सर्कुलर प्लेट है, उसका डायमीटर कितना दिया है डी, और वो किसके साथ कॉन्टैक्ट में, ये पूरा डायमीटर होगा इसका। एक स्क्वायर प्लेट है, उसकी एच भी कितनी दी है डी। ठीक है, दोनों का जो मटेरियल है जिससे ये बनी है प्लेट्स, दोनों वो सेम है। मटेरियल की थिकनेस जो है दोनों प्लेट्स की वो सेम है। ठीक है, सब कुछ सेम है, मतलब मटेरियल जो बना वो भी सेम है और जो दोनों प्लेट्स की थिकनेस है वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपोजिट सिस्टम कहाँ लाई करेगा, इनके कॉन्टैक्ट पे होगा कि डिस्क के अंदर लाई करेगा कि इस स्क्वायर प्लेट के अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो एक चीज़ जरा समझो, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। ये दोनों पॉइंट, यहाँ ये डिस्टेंस कितनी, ये वाली डिस्टेंस भी डी/2 होगी और ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, डी/2। अब बहुत सिंपल से समझ लेना है आपको, अगर दोनों का मास इक्वल होता, अगर दोनों प्लेट्स का मास इक्वल होता तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इनके कांटेक्ट पॉइंट पे लाई करता है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लाई करता, वो क्या होता है इनका कांटेक्ट पॉइंट। क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास भी इस कांटेक्ट पॉइंट से डी/2 डिस्टेंस पे और इसका सेंटर ऑफ मास भी इस कांटेक्ट पॉइंट से डी/2 डिस्टेंस पे। लेकिन हमें पता है स्क्वायर प्लेट का मास जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, स्क्वायर प्लेट का साइज एरिया ज़्यादा है तो स्क्वायर प्लेट का मास ज़्यादा होगा, तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लेट के अंदर शिफ्ट कर जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, इनसाइड द स्क्वायर प्लेट, बी पार्ट। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, दोनों का मास सेम होगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। इसका मास भी m है तो दूसरे का भी मास क्या है, m। ठीक है, वन ऑफ द पार्टिकल्स इज एट रेस्ट, एक तो पार्टिकल आपका रेस्ट में, एंड अदर हैज़ एन एक्सेलरेशन a, और दूसरे का जो एक्सेलरेशन है वो a दिया है। ठीक है, रेस्ट में है, रेस्ट में ही बना रह रहा है, तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ठीक है, दूसरे का एक्सेलरेशन कितना है, a। कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास हैज़ एन एक्सेलरेशन, इन दोनों के जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्सेलरेशन पूछा, तो वो बहुत सिंपल होता है, ACM का फॉर्मूला होता है m1a1 वेक्टर में सब कुछ प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ACM हमें फाइंड करना है, m1a1 तो 0 हो जाएगा, m2a2 तो वो m इंटू a हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2m। तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा a/2। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन वही होगी जो इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, जो इस मास के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होगी, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की। बस होगा कितना, तो इसका जितना एक्सेलरेशन है उसका हाफ। ठीक है, तो क्या ऑप्शन मिल जाएगा आपको, बी पार्ट। एट्थ क्वेश्चन करते हैं। इंटरनल फोर्सेज कैन चेंज, इंटरनल फोर्सेज क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो इंटरनल फोर्सेज होते हैं अगर उनका हम नेट निकालेंगे तो नेट 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्सेज जो होते हैं एक्शन रिएक्शन में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर कोई इंटरनल फोर्स है तो उसका एक्शन और रिएक्शन पेयर उसी के अंदर होगा, उसी सिस्टम के अंदर होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो नेट फोर्स होता किसके बराबर है, वो होता है dp/dt के बराबर। और अगर वो 0 है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो मोमेंटम होगा वो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो इंटरनल फोर्सेज जो होते हैं वो मोमेंटम चेंज नहीं करते हैं क्योंकि उनका नेट कितना हो जाता है, 0, और नेट फोर्स ही 0 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी 0 होगा, इसका मतलब मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इंटरनल फोर्सेज मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये चेंज इन मोमेंटम dp/dt 0 है, इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट, इसका मतलब मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। जरा ढंग से देखना, जैसे बॉम्ब है, बॉम्ब अचानक से एक्सप्लोड होता है तो उसमें जो भी फोर्सेज होते हैं वो उसके इंटरनल फोर्सेज होते हैं, अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, अंदर कुछ प्रेशर क्रिएट होता है, वो प्रेशर की वजह से बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाता है। ठीक है, तो इंटरनल फोर्सेज की वजह से मोमेंटम तो चेंज नहीं होता लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। अभी जब बॉम्ब रेस्ट में था तब काइनेटिक एनर्जी 0 थी, अचानक से एक्सप्लोड कर गया तो उसके हर पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो नेट में कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वो एड अप हो जाती है सीधे सीधे। ये सारे इधर इधर डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से काइनेटिक एनर्जी तो क्रिएट हो सकती है लेकिन मोमेंटम क्रिएट नहीं हो सकता। तो क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा, इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी बट नॉट द लीनियर मोमेंटम, बी पार्ट। नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। ए बुलेट हिट्स ए ब्लॉक केप्ट एट रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, एक ब्लॉक है रेस्ट में रखा हुआ है वो, और एक बुलेट है और वो मूव कर रही है, वो उसको जाके हिट करती है। ठीक है, एंड गेट्स एम्बेडेड इनटू इट, और उसके अंदर धंस जाती है वो। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं होंगी, ठीक है। द लीनियर मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक चेंज हो जाएगा, गलत है ये, ठीक है। जैसे ये बुलेट इसमें जाके धंसेगी, ठीक है, तो ये ब्लॉक उस बुलेट के साथ मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि सरफेस आपकी कैसी स्मूथ सरफेस है, तो मूव करना शुरू कर देगा। क्यों मूव करेगा, ऐसे समझो, जब ये कोलिजन होगा तो इनमें जो भी फोर्सेज लगेंगे इसके इंटरनल फोर्सेज होंगे, और इंटरनल फोर्सेज मोमेंटम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। यानी इस सिस्टम का कुछ ना कुछ इनिशियल मोमेंटम होगा, तो एक्जैक्टली उतना ही इस सिस्टम का क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम जो है वो बुलेट के पास है, और फाइनल मोमेंटम जो होगा वो बुलेट प्लस ब्लॉक दोनों के पास होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है वो एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है, जिसमें दोनों कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ क्या हो गए हैं, स्टिक हो गए हैं। बुलेट जो है वो ब्लॉक में जाके एम्बेडेड हो गई है, ठीक है। तो ब्लॉक मूव करना डेफिनेटली शुरू कर देगा, तो लीनियर मोमेंटम ब्लॉक का चेंज कर जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक वो भी चेंज कर जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या वो चेंज करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। तो वो नहीं चेंज करेगी, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली आके हिट कर रहा है इसको, तो वो ब्लॉक की जो हाइट है वो राइज नहीं कर रही है, ऊपर या नीचे नहीं हो रहा ब्लॉक उसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्फेस पे मूव करेगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज नहीं करेगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक डज नॉट चेंज, ठीक है। डज नॉट चेंज ही पूछा इन्होंने। टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है, और वो एनर्जी लॉस जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हीट में कन्वर्ट हो सकता है, वो वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो हीट में तो कन्वर्ट होगा ही होगा, तो क्या हो, डी पार्ट भी डज नॉट चेंज पूछा है, तो टेम्परेचर चेंज करेगा, तो डी पार्ट भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने पूछा डज नॉट चेंज, जबकि टेम्परेचर चेंज कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ क्या ऑप्शन होगा इसका, सी पार्ट। 10th क्वेश्चन करते हैं। ये यूनिफॉर्म स्फीयर इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड ऑन इट एट ए डिस्टेंस h अबव द सरफेस, ठीक है। सरफेस से h हाइट पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको, क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स F। सरफेस से कितनी हाइट पे अप्लाई किया है, तो ये हाइट दी आपको h, ठीक है। सरफेस जो है वो स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल है और स्मूथ है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं द एस्लेशन ऑफ द सेंटर, इसके सेंटर ऑफ मास का एस्लेशन कितना होगा, ठीक है। तो एस्लेशन जो होगा, अगर इसका मास स्मॉल m है, तो जो इसके सेंटर ऑफ मास का एस्लेशन हो जाएगा वो जाएगा सिंपली फोर्स अपॉन मास F अपॉन m, ठीक है। तो वो कह रहे हैं वो मैक्सिमम कब होगा, जब h 0 होगा, जब h 2r होगा, जब h r होगा, कि जब h 2r होगा, कि जब क्या वो इंडिपेंडेंट ऑफ h, ठीक है। तो आप फोर्स कहीं भी लगाओ, फोर्स की पोजीशन से टॉर्क डिपेंड करता है, फोर्स की पोजीशन पे टॉर्क तो डिपेंड करता है, ठीक है। एंगुलर एस्लेशन डिपेंड करेगा, लेकिन लीनियर एस्लेशन डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है F = m × a, तो उसमें जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एस्लेशन प्रोड्यूस होता है। कहाँ फोर्स लगता है उस बात से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इस बात से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी पार्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ h। जो टॉर्क होता है वो तो डिपेंड करेगा कि फोर्स की पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, ठीक है। जो एंगुलर एस्लेशन होगा वो तो डिपेंड करेगा, लेकिन लीनियर एस्लेशन डिपेंड नहीं करेगा। 11th क्वेश्चन करते हैं। ए बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स अंडर ग्रेविटी ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स ऑफ अनइक्वल मासेस। एक ऑब्जेक्ट है और ये अंडर ग्रेविटी नीचे गिर रहा था, ठीक है। कुछ इंटरनल कुछ हुआ जिसकी वजह से वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, गिरते गिरते 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। जैसे मान ली एक बड़ी ड्रॉप थी, वो गिर रही थी, और गिरते गिरते वो छोटी छोटी 2 ड्रॉप्स में क्या हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 2 पार्ट्स टेकन टुगेदर। इन दोनों पार्ट्स को अगर हम एक साथ लें तो इनका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो शिफ्ट हो जाएगा, क्या हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा टुवर्ड्स किस तरफ। एक मान ले पीस बड़ा है, एक पीस बड़ा है, एक छोटा पीस है, तो ये जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा इस सिस्टम का, पहले कहीं यहाँ होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब वो कहाँ होगा, किस तरफ शिफ्ट हो गया होगा, उस लाइन से इधर शिफ्ट हो जाएगा, हैवियर की तरफ, कि लाइटर पीस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कि क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज़ समझो आप, सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ जब ये ब्रेक हुआ होगा तो इसके इंटरनल फोर्सेस की वजह से ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है, तो वो कोई फोर्स नहीं लगा है, ठीक है। जो भी इस पर नेट फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा, नेट फोर्स इस पर भी लगेगा, नीचे की तरफ इस पर भी लगेगा, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ है, उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया तो सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टली शिफ्ट नहीं होगा,
ठीक है, ये 2 क्या 10 पीसेज में टूट जाए तो भी सेंटर ऑफ मास जहाँ जिस वर्टिकल लाइन पे पहले था उसी वर्टिकल लाइन पे बाद में रहेगा, बस वो वर्टिकली नीचे मूव करता जाएगा क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, डज नॉट शिफ्ट हॉरिजेंटली, सी पार्ट। 12th क्वेश्चन करते हैं। ए बॉल कैप्ड इन ए क्लोज बॉक्स मूव्स इन ए बॉक्स मेकिंग कोलिजन्स विद द वॉल्स। ठीक है, एक बॉल है, एक बॉक्स के अंदर रखी हुई है और वो मूव कर रही है और कोलिजन्स हो रहे हैं उसके। ठीक है, वॉल्स के साथ हिट कर रही है, यहाँ मूव करेगी, यहाँ टकराएगी, फिर यहाँ हिट करेगी, फिर यहाँ हिट करेगी, फिर यहाँ ऐसे हिट करते हुए मूव कर रही है। ठीक है, द बॉक्स इज कैप्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस, जो जिस सरफेस पर रखा है बॉक्स वो सरफेस स्मूथ है। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉक्स, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं। तो ए पार्ट में पूछ रहे हैं ऑफ द बॉक्स रिमेन्स कांस्टेंट, बॉक्स के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो वो नहीं रहेगी, क्योंकि जो बॉल है वो कोलिजन कर रही है बॉक्स के साथ, तो बॉक्स की वेलोसिटी को वो वेरी करती रहेगी। ठीक है, जैसे मान लिया अभी बॉल इस तरफ जा रही है, फिर इधर कोलाइड करेगी, फिर इधर आएगी, तो बॉक्स की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगी, फिर जब इस बॉल से कोलाइड करेगी तो बॉक्स की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब तक कोलिजन चलता रहेगा तब तक जो, जैसे मान लिया अगर बॉल इस तरफ मूव कर रही है तो बॉक्स हो सकता है इस तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, जब बॉल हो सकता है इस तरफ मूव करेगी तो हो सकता है बॉक्स आपका इस तरफ मूव कर रहा हो। ठीक है, तो जो बॉक्स के सेंटर मास की वेलोसिटी है वो चेंज होती रहेगी, क्योंकि बॉल के कोलिजन की वजह से उस बॉक्स पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगातार लग रहा है। ठीक है, जब जब कोलिजन होगा तब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, और एक्सटर्नल फोर्स जब लगेगा तो बॉक्स का जो, सिर्फ बॉक्स की बात कर रहे हैं, बॉक्स का जो सेंटर ऑफ मास है उसका मोमेंटम चेंज होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती। ठीक है, बी पार्ट, बॉक्स प्लस बॉल सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, तो ये हो सकता है क्योंकि बॉल और बॉक्स में जो कोलिजन हो रहे हैं वो उसकी वजह से उन पे इंटरनल फोर्स लग रहा है। अगर हम दोनों को एक साथ सिस्टम लें, बॉक्स और बॉल, दोनों को हम अगर एक साथ लें तो कोलिजन की वजह से जो फोर्सेज लग रहे होंगे वो इंटरनल फोर्स लग रहे होंगे। इंटरनल फोर्स सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं करते, तो वेलोसिटी भी नहीं चेंज करेंगे सेंटर ऑफ मास की। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी पार्ट। 13th क्वेश्चन करते हैं। ए बॉडी एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू 2 पीसेज ऑफ इक्वल मासेज, एक ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट में रखा था और अचानक से 2 पार्ट्स में वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इक्वल मासेज में, अगर इसका मास 2m है तो ये जो पार्ट्स में ब्रेक हुआ है इसका मास भी m होगा, इसका मास भी क्या होगा, m। ठीक है, अब इसमें ये क्लियर नहीं कहा गया ये जो ब्रेकिंग हो रही है वो इसके इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रही है कि एक्सटर्नली किसी ने इसको हिट किया है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कुछ नहीं दिया है तो हम ये मान के चलते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, जो भी ब्रेकिंग हुई है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुई है। ठीक है, कुछ अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होंगी, मान लिया कुछ बॉम्ब की तरह ये एक्सप्लोड कर रहा है, एक बॉम्ब है ये एक्सप्लोड कर गया 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो पूछ रहा है ये जो ना वो मूव करेंगे तो कैसे मूव करेंगे। ठीक है, तो पहले जो बॉम्ब था वो आपका रेस्ट में रखा हुआ था, यानी इस बॉम्ब का जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, 0। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि जो भी फोर्सेस थे वो सारे इंटरनल फोर्सेस से थे। इंटरनल फोर्सेस का जो नेट समेशन होता है वो 0 होता है। ठीक है, और जब तक कोई फोर्स नहीं आएगा तब तक मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम भी तभी 0 हो सकता है जब दोनों अगर इक्वल मास के हैं तो वो सेम वेलोसिटी सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। ठीक है, अगर इसकी स्पीड v हो तो इसकी भी स्पीड कितनी आनी होनी चाहिए, v, बट अपोजिट डायरेक्शन, ताकि इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम फाइनली भी कितना रहे, 0। जब इनिशियल 0 है तो फाइनली भी 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, और जब फोर्स 0 है तो मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अगर पहले 0 है तो बाद में भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें, विल मूव इन सेम डायरेक्शन, पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट लाइन्स, ठीक है, डिफरेंट लाइन्स नहीं, लाइन तो सेम ही है, एक सेम लाइन के अलॉन्ग ही ये मूव कर रहा है, लाइन तो सेम ही है बट डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड, सी पार्ट। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा लेकिन स्पीड क्या होगी, वो इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि इसके मासेस इक्वल है। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, सी पार्ट।